बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं हसान फरीद, आपका फिजिक्स टीचर। स्टूडेंट्स, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि हम कैपेसिटर को पिछले 2-3 आर्टिकल से बहुत डिटेल में डिस्कस कर रहे हैं। आज भी एक ऐसा ही आर्टिकल है जो कैपेसिटर से रिलेटेड है, और वो आर्टिकल इसलिए इंपॉर्टेंट है कि उसमें हम देखेंगे कि कैपेसिटर जो है वो कितनी एनर्जी स्टोर कर सकता है। तो उसके लिए क्या फॉर्मूला डिराइव करना है ये हम जानेंगे आज के लेक्चर में स्टूडेंट्स। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। स्टूडेंट्स, ये जो हमारे पास आज का आर्टिकल है, ये आपकी बुक ने यहां पर बड़े डिटेल में डिस्कस किया हुआ है, लेकिन ये इसका जो पहला पैराग्राफ है जरा उसको देखिए। ये जो पहला पैराग्राफ है ये मैंने सारा आप लोगों के सामने यहां पर लिख दिया, और मैं बारी बारी इनमें से चीजें एक्सप्लेन करूंगा। नाउ स्टूडेंट्स, इससे पहले कि मैं कैपेसिटर की तरफ आऊं, आपको मैं एक बात याद कराता चलूं। मैंने आपको एग्जांपल दी थी पहले भी कि हमारे पास ये एग्जांपल वाटर डैम की है। आप जानते हैं कि हम बारिश का पानी जो है वो डैम में स्टोर कर लेते हैं। अब आप कह सकते हैं कि ये डैम जो है ये एक वाटर स्टोरिंग प्लेस है, यानी एक ऐसी जगह है जो पानी को स्टोर कर रही है। नो डाउट ये पानी को स्टोर कर रही है, लेकिन पानी को स्टोर करना उसका मकसद नहीं है। उसका असल मकसद क्या है? पानी को जमीन से कुछ हाइट पर स्टोर करना, ताकि ये पानी ना सिर्फ स्टोर हो बल्कि इस पानी के पास कुछ एनर्जी भी हो। और हम देखते हैं ये एनर्जी उसके पास किस शक्ल में नजर आती है, जब हम इसको अलाउ करते हैं पानी को, और जब वो पानी यहां से निकलता है और नीचे टरबाइन पर पड़ता है तो उसके पास इतनी ज्यादा एनर्जी आ जाती है नीचे आते होते कि जब वो टरबाइन पर हिट करती है तो टरबाइन रोटेट करती है और हमारे पास वहां से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। इसका मतलब पानी स्टोर करना असल मकसद नहीं है डैम का। असल मकसद है पानी को थोड़ी हाइट पर स्टोर करना, ताकि उस पानी के पास कुछ एनर्जी भी हो। और आप जानते हैं उस एनर्जी को हम ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। बिल्कुल इसी तरह से स्टूडेंट्स, कैपेसिटर की वर्किंग आप लोगों ने देखी कि मेरे पास ये दो प्लेट्स हैं और ये दोनों प्लेट्स बिल्कुल न्यूट्रल हैं। मैं इनके साथ एक बैटरी अटैच करता हूं। बैटरी क्या करती है? बैटरी एक प्लेट से इलेक्ट्रॉन्स उठाकर दूसरे प्लेट पर लेकर जाती है, जिसकी वजह से एक प्लेट पर इलेक्ट्रॉन्स की कमी हो जाती है, शॉर्टेज हो जाती है, वहां पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। और दूसरी प्लेट जहां इलेक्ट्रॉन ले गई है वो वहां पर हमारे पास नेगेटिव चार्ज आता है, क्योंकि वहां इलेक्ट्रॉन की एक्सेस है, ज्यादा अमाउंट है। नाउ स्टूडेंट्स, ये हम लोगों ने क्या किया? ये बैटरी ने प्लेट्स के ऊपर चार्ज को स्टोर कर दिया है। अगर मैं बैटरी हटा दूं तो आप देखेंगे कि ये हमारे पास एक चार्ज स्टोरिंग डिवाइस है। लेकिन स्टूडेंट्स, अब इंपॉर्टेंट बात ये नहीं है। इंपॉर्टेंट बात ये है कि क्या यहां इसका मकसद चार्ज स्टोर करना था या कोई और चीज स्टोर करनी थी? तो स्टूडेंट्स याद रखिएगा, इसका असल मकसद जो है वो चार्ज स्टोर करके एनर्जी स्टोर करना है। तो याद रखिएगा, यही बात मैंने यहां पर एक्सप्लेन की है कि हमारे पास अ कैपेसिटर इज अ डिवाइस टू स्टोर चार्ज। अभी तक हम यही पढ़ते रहे हैं कि कैपेसिटर क्या है? एक ऐसी डिवाइस है जो चार्ज स्टोर कर सकती है। ऑल्टरनेटिवली, मगर हम यह भी कह सकते हैं कि इट इज पॉसिबल टू थिंक ऑफ अ कैपेसिटर एज अ डिवाइस फॉर स्टोरिंग इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो यानी कि अभी तक हम पढ़ते रहे कि ये एक ऐसी डिवाइस है जो चार्ज स्टोर करती है, लेकिन अब हम कहेंगे कि ऐसी डिवाइस है जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी स्टोर करती है। देखिए, एनर्जी तो हम कहेंगे, लेकिन क्योंकि चार्जेस की एनर्जी है इसलिए हम साथ वर्ड क्या यूज कर रहे हैं? इलेक्ट्रिकल एनर्जी। नाउ स्टूडेंट्स, एनर्जी की बहुत सी टाइप्स आप लोगों ने पढ़ी हैं। उनमें एक ऐसी एनर्जी की टाइप है जो बजाहिर नहीं नजर आती, लेकिन वो एनर्जी मौजूद होती है। मिसाल के तौर पर जरा इमेजिन करें कि ये एक ऑब्जेक्ट है, ये किसी हाइट पर मौजूद है, बजाहिर ये रुका हुआ है, तो मैं देख रहा हूं कि इसके पास कोई एनर्जी नहीं है। यहां तक कि मैं जब इसको अलाउ करता हूं, छोड़ देता हूं, तो आप देखते हैं ये खुद ब खुद नीचे आता है। अब मुझे नजर आया कि यार इसमें तो एनर्जी स्टोर थी, उस वक्त नजर नहीं आ रहा था, लेकिन जब छोड़ा तो उसका मूव करना बता रहा है कि उसके पास एनर्जी थी। ये जो खुफिया एनर्जी है, हिडन एनर्जी है, इसे हम बोलते हैं ये पोटेंशियल एनर्जी है। लेकिन क्योंकि ग्रेविटी की वजह से एनर्जी स्टोर हुई है, तो फिर मैं कहूंगा ये ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है। बिल्कुल इसी तरह से ये आपके पास एक स्प्रिंग है, आपने इस स्प्रिंग को यहां पर पकड़ा हुआ है। अभी बजाहिर स्प्रिंग मूव नहीं कर रहा, कोई भी नहीं कह सकता कि इसके पास एनर्जी है या नहीं, लेकिन जैसे ही आप स्प्रिंग को छोड़ते हैं, स्प्रिंग का खुद ब खुद मूव करना बताता है कि भाई उस पॉइंट पर उसके पास कुछ एनर्जी स्टोर हुई थी। तो ये भी एक खुफिया एनर्जी है, इसे हम बोलेंगे कि ये भी पोटेंशियल एनर्जी है। लेकिन क्योंकि ये स्प्रिंग के इलास्टिक बिहेवियर की वजह से स्टोर हुई है ना, तो इस वजह से हम कहेंगे है तो पोटेंशियल एनर्जी, लेकिन इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी है। स्टूडेंट्स, यहां देखिए, ये दोनों प्लेट्स चार्ज हो चुकी हैं कैपेसिटर की। अब जरा सोचें कि दोनों प्लेट्स पर चार्जेस बिल्कुल सुकून से मौजूद हैं। अब कोई भी नहीं कह सकता कि इनमें एनर्जी स्टोर है या नहीं। तो जब हम इसको एक्सटर्नली कनेक्ट करेंगे किसी लोड से, तो इलेक्ट्रॉन्स को फौरन रास्ता मिला पॉजिटिव चार्जेस की तरफ जाने के लिए,
क्योंकि अट्रैक्शन तो है इनके दरमियान। तो जब ये फौरन मूव करेंगे तो बल्ब में से गुजरना पड़ेगा, बल्ब में से मूविंग चार्ज गुजरेंगे, मतलब बल्ब को करंट मिलेगा और बल्ब आपको एनर्जी देगा। अच्छा, पहले जब प्लेट्स पर ये चार्जेस पड़े थे तो लग भी नहीं रहा था कि इनके पास एनर्जी है, लेकिन जब हमने उनको अलाउ किया तब हमें पता चला कि इनके पास एनर्जी है। इसका मतलब ये जो चार्जेस ने एनर्जी स्टोर की हुई है, ये भी कौन सी एनर्जी है? ये भी पोटेंशियल एनर्जी है। और क्योंकि चार्जेस ने इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से स्टोर की हुई है, तो फिर हम इसे कहेंगे कि ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी है। तो पोटेंशियल का मतलब समझे कि पोटेंशियल वो एनर्जी होती है जो आमतौर पर विजिबल नहीं होती, लेकिन जब हम अलाउ करते हैं तो फिर पता चलता है कि नहीं भाई, इसके पास एनर्जी स्टोर थी। तो स्टूडेंट्स जरा तवज्जो कीजिए, ये बात भी मैंने लिखी है कि चार्ज ऑन प्लेट्स पोजेस इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी। तो ये पोटेंशियल एनर्जी है। नाउ स्टूडेंट्स, अब अगली बात पर आते हैं, हमें कैसे पता चलेगा कि किसी चीज के पास पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हुई है? देखिए, पोटेंशियल एनर्जी तब तक स्टोर नहीं हो सकती जब तक आपकी मेहनत ना लगे। मिसाल के तौर पर आपको मालूम है कि यहां पर इस बॉल के पास ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है। कैसे है? जब मैं इसको छोड़ूंगा इसका खुद ब खुद नीचे आना मुझे बताता है कि इसके पास एनर्जी थी। लेकिन ये एनर्जी कैसे स्टोर हो जाएगी? क्या मुफ्त में स्टोर हो जाएगी? नहीं, मुफ्त में नहीं स्टोर होगी। आपको जब बॉल को नीचे से ऊपर तक लेकर जाना पड़ेगा तो मुसलसल आपको वर्क करना पड़ेगा, और वही वर्क उस पॉइंट पर आपकी पोटेंशियल एनर्जी बनकर स्टोर हो जाएगा। यानी कि पोटेंशियल एनर्जी जो है वो तब तक नहीं आ सकती जब तक कि आप वर्क ना करें। बिल्कुल इसी तरह से आपका ये स्प्रिंग यहां पर मौजूद है, आपको मालूम है स्प्रिंग स्ट्रेच पोजीशन में, तो स्प्रिंग के पास कुछ एनर्जी स्टोर है। लेकिन क्या ये ऐसे फ्री में आ गई एनर्जी इसके पास? नहीं स्टूडेंट्स, असल में ये स्प्रिंग जो है वो मीन पोजीशन पर था और आप इसको खींच कर लेकर आए हैं यहां पर, तो एनर्जी स्टोर तब हुई है जब आपने वर्क किया इस पर। बिल्कुल इस तरह से स्टूडेंट्स, यहां पर अगर आप देखते हैं कि कैपेसिटर की प्लेट्स के ऊपर चार्ज आ गया, तो क्या ये चार्ज बगैर कोई वर्क किया आया होगा? नहीं। अगर इन चार्जेस के पास एनर्जी स्टोर है तो डेफिनेटली इन चार्जेस पर कोई ना कोई वर्क हुआ होगा। और स्टूडेंट्स, वो वर्क किसने किया? वो आपने नहीं किया, वो वर्क किया बैटरी ने। तो बैटरी जो है वो मुसलसल जब इलेक्ट्रॉन को एक प्लेट से दूसरी प्लेट पर लेकर आ रही है तो उसको वर्क करना पड़ रहा है। तो ये बात भी मैंने यहां पर लिखी है कि ये एनर्जी कहां से आ गई? ये फ्री में आ गई? नहीं, दिस एनर्जी राइजेस। ये एनर्जी किस वजह से आई है? बिकॉज वर्क इज टू बी डन टू डिपॉजिट चार्ज ऑन प्लेट्स। क्योंकि एक प्लेट से दूसरे प्लेट पर चार्ज लेकर जाने के लिए वर्क करना पड़ता है। ये वो वर्क है जो आप नहीं कर रहे बल्कि कौन कर रहा है? बैटरी कर रही है। यहां ये क्वेश्चन स्टूडेंट्स पैदा होता है कि जब बैटरी उस पर काम कर रही है तो क्या वो हर लम्हा चार्ज करते हुए एक जैसा काम करेगी? इसको देखने के लिए हमें थोड़ा डिटेल में जाना पड़ेगा स्टूडेंट्स। आइए जरा देखते हैं कि ये वो दोनों प्लेट्स हैं और आप देख रहे हैं कि इन दोनों प्लेट्स पर किसी किस्म का कोई चार्ज नहीं है। इस बात को मैं वेरीफाई भी कर सकता हूं। अगर एक मैं वोल्ट मीटर लगाऊं दोनों प्लेट्स पर तो वोल्ट मीटर रीडिंग देगा 0। इसका मतलब हमारे पास दोनों प्लेट्स पर कोई चार्ज नहीं है, कोई पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है। नाउ स्टूडेंट्स, जरा इमेजिन करें हमारे पास बैटरी अब हमने अटैच की है। बैटरी जो है वो एक प्लेट से नेगेटिव चार्ज उठाकर दूसरी प्लेट पर लेकर जाएगी। ये पहला नेगेटिव चार्ज जो लेकर गई है, इस पर इतना ज्यादा वर्क करना नहीं पड़ा होगा। उसकी वजह भी आप लोगों को पता चलेगी। अब स्टूडेंट्स, आपको मालूम है इस चार्ज के एक प्लेट से दूसरी प्लेट पर जाने की वजह से एक प्लेट पर हल्का सा पॉजिटिव चार्ज और दूसरी पर हल्का सा नेगेटिव चार्ज अब आ चुका है। अब अगर आप देखेंगे तो प्लेट्स के दरमियान एक पोटेंशियल क्रिएट हो चुका होगा। कैसे देखेंगे? वोल्ट मीटर लगाकर। वोल्ट मीटर आपको कुछ ना कुछ रीडिंग देगा। नाउ स्टूडेंट्स, अब जरा देखिए, दूसरा चार्ज अब बैटरी ने उठाया। अब ये दूसरा चार्ज वो प्लेट पर लेकर आएगी, लेकिन यहां मैं रोकता हूं। अब जरा देखिए, पहले जब न्यूट्रल थी प्लेट्स तो ये चार्ज जो पहला चार्ज लेकर गए थे ये एक ऐसी प्लेट पर जा रहा है जो न्यूट्रल है। लेकिन अब जरा देखिए, अब क्योंकि ऑलरेडी उस प्लेट पर एक नेगेटिव चार्ज आ चुका है तो ये जो चार्ज है वो उन नेगेटिव चार्ज की वजह से रिपेल होगा। यानी अब बैटरी को कुछ काम करना पड़ेगा ज्यादा इस चार्ज को प्लेट पर पहुंचाने के लिए। तो बैटरी हैज टू डू मोर वर्क। अब जरा इमेजिन करें, इस वजह से दोनों प्लेट पर थोड़ा सा पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज बढ़ गया। अच्छा, आप पोटेंशियल चेक करेंगे तो पोटेंशियल भी वोल्ट मीटर अब ज्यादा रीडिंग देगा। नाउ स्टूडेंट्स, और जरा देखते हैं अब नेक्स्ट जो नेगेटिव चार्ज आएगा, अब वो ऐसी प्लेट की तरफ जा रहा है जहां और ज्यादा नेगेटिव चार्ज हो गया, तो वो बहुत रिपेल करेंगे उनको। तो फिर बैटरी को क्या करना पड़ेगा? और ज्यादा वर्क करना पड़ेगा। जब बैटरी और ज्यादा वर्क करेगी तो फिर जाकर ये चार्ज है वो स्टोर होगा। अब आप पोटेंशियल चेक करेंगे तो आप देखेंगे पोटेंशियल और ज्यादा बढ़ चुका होगा दोनों प्लेट्स के दरमियान। तो स्टूडेंट्स, खुलासा क्या हुआ कि जैसे जैसे आप मजीद चार्ज लेकर जाएंगे तो हर बाद में लेकर जाने वाला चार्ज आपके बैटरी के लिए
पहुंचाना मुश्किल होगा, उसको ज्यादा वर्क करना पड़ेगा। यह बात बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी बैटरी हर लम्हा एक जैसा काम नहीं करी। शुरू में बैटरी का बहुत कम काम होता है, लेकिन जैसे जैसे चार्ज स्टोर होते रहते हैं प्लेट्स के ऊपर और उनके दरमियान पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ता रहता है, वैसे वैसे बैटरी के लिए मजीद चार्ज लाना जो है वो मुश्किल होता है। और फिर एक वक्त आता है कि हमारे पास चार्जेस इतने ज्यादा हो चुके होते हैं प्लेट्स के ऊपर कि प्लेट्स के दरमियान पोटेंशियल डिफरेंस सपोज करें 10 वोल्ट हो गया। अब बैटरी भी 10 वोल्ट की है, बैटरी के पास मजीद ताकत नहीं है कि वो और चार्ज को दूसरी प्लेट के ऊपर लेकर जाए, तो यहां चार्जिंग का प्रोसेस रुक जाता है। ये बात मैंने क्यों एक्सप्लेन किया स्टूडेंट्स? क्योंकि यहां पर ये बुक ने लाइन लिखी हुई है, जरा देखिए क्या कहता है कि दिस इज ड्यू टू द फैक्ट दैट ईच स्मॉल इंक्रीमेंट ऑफ चार्ज में मजीद इजाफा जो है क्या होगा उससे, being deposited during the charging process the potential difference between the plate increases। तो जैसे जैसे आप मजीद चार्ज ऐड करते जाएंगे पोटेंशियल बढ़ता रहेगा और उससे क्या होगा, and a large amount of work is needed to bring up next increment of charge। तो जो नेक्स्ट चार्ज आपने लेकर आना है, बैटरी को उसको ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, ज्यादा वर्क उस पर करना पड़ेगा ताकि वो पहुंच पाए, क्योंकि अब जिस प्लेट पर वो जा रहे हैं वो प्लेट ऑलरेडी चार्ज है, तो वो आने वाले चार्ज को वेलकम नहीं करेगी बल्कि उनको रोकेगी, अपोज करेगी। तो स्टूडेंट्स ये तो हो गया थोड़ा सा इंट्रोडक्शन हमारे पास कि बैटरी जो है वो किस तरह से वर्क करती है। अब यही वर्क एक्चुअली में उसमें स्टोर हुआ है। तो आइए स्टूडेंट्स जरा एक फार्मूला फाइंड आउट करते हैं जिससे हम ये वर्क जो है वो फाइंड आउट कर सकें कि बैटरी ने कितना वर्क किया, या दूसरे अल्फाज में जो हमारे पास प्लेट्स हैं उन्होंने कितना चार्ज स्टोर किया। तो अब मैं इस सारी चीज की मैथमेटिकल डेरिवेशन आप लोगों के सामने लिखूंगा। स्टूडेंट्स बड़ी सिंपल सी बात है जो मैं पहले एक्सप्लेन करूंगा। सबसे आप लोग जानते हैं कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी ना, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला मैं आपको पहले पढ़ा चुका हूं, याद रखिएगा। आसान अल्फाज में इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी किसके बराबर होती है? वो बराबर होती है चार्ज जो एक जगह से दूसरी जगह गया मल्टीप्लाई बाय वो पोटेंशियल डिफरेंस जिस पे चार्ज ने मूव किया है। तो ये दो चीजें हैं। इसको आसान अल्फाज में हम यूं लिख सकते हैं कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी किसके बराबर है? चार्ज लिख सकते हैं हम Q और साथ पोटेंशियल डिफरेंस। अब मैं आपको पहले बता चुका हूं कि पोटेंशियल डिफरेंस का सिंबल तो आप लोगों को मालूम है V है। अब मैं आपको पहले क्या बता चुका हूं कि पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट इंक्रीजेस। पोटेंशियल डिफरेंस एक ऐसी चीज नहीं जो कांस्टेंट है, बल्कि पोटेंशियल डिफरेंस तो चार्ज के आने से खुद ब खुद ज्यादा होता जा रहा है। अब मैं क्या करूं, जब एक क्वांटिटी ही चेंज हो रही हो तो मैं उसकी क्या वैल्यू पुट करूं यहां पर? तो स्टूडेंट्स उसका आसान तरीका है कि मैं एवरेज पोटेंशियल ले लूं। तो क्योंकि पोटेंशियल मुसलसल चेंज हो रहा है तो एवरेज पोटेंशियल लेने किस तरह लूंगा एवरेज पोटेंशियल? पहले मैं इस इक्वेशन को इक्वेशन नंबर 1 कह देता हूं। आइए जरा एवरेज पोटेंशियल देखते हैं। एवरेज पोटेंशियल लेने का तरीका क्या है? देखिए शुरू में पोटेंशियल कितना था स्टूडेंट्स? आपको मालूम है शुरू में प्लेट बिल्कुल न्यूट्रल थी। जब प्लेट न्यूट्रल थी तो जब मैंने उनके दरमियान वोल्ट मीटर लगाया था तो वोल्ट मीटर ने बताया था कि कोई किसी किस्म का पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है क्योंकि चार्ज ही नहीं स्टोर हुआ अभी। तो स्टार्ट में पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? 0 प्लस आपको मालूम है जैसे जैसे चार्जिंग का प्रोसेस होता रहा, चार्ज एक प्लेट से दूसरी प्लेट तक जाते रहे तो पोटेंशियल डिफरेंस भी बढ़ता रहा और करते करते एक वक्त आया कि पोटेंशियल डिफरेंस मैक्सिमम आ गया जितना बैटरी पर था, इससे ज्यादा तो हो ही नहीं सकता। तो इसका मतलब ये जो मैक्सिमम एंड पर पोटेंशियल डिफरेंस है ये वही बैटरी वाला पोटेंशियल डिफरेंस है, इसको मैं V कह देता हूं। तो स्टार्ट में पोटेंशियल था 0, बाद में पोटेंशियल हो गया मैक्सिमम एंड पर V। तो हम एवरेज कैसे लेंगे? 0 प्लस V डिवाइडेड बाय 2। ये आपको पता है एवरेज लेने का तरीका। इसका मतलब एवरेज पोटेंशियल डिफरेंस कितना हुआ? एवरेज पोटेंशियल डिफरेंस हुआ V बाय 2। नाउ स्टूडेंट्स ये वैल्यू मैं ऊपर पुट कर देता हूं तो हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या आ जाएगा? पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला आ जाएगा जी Q एज इट इज। V एवरेज कितना आया जी? V एवरेज आया हाफ V, तो ये मैं लिखूंगा हाफ और ये Q और ये V। ये है स्टूडेंट्स मेरे पास एक फॉर्मूला पोटेंशियल एनर्जी का। इसको मैं नेक्स्ट बोर्ड पर दोबारा लिखता हूं और फिर मैं आपको एक और फॉर्मूला भी बताता हूं वो कैसे करना है। तो स्टूडेंट्स जो अभी मेरे पास फॉर्मूला आया पोटेंशियल एनर्जी जो स्टोर हुई है हमारे पास कैपेसिटर में वो है हाफ QV।
लेकिन स्टूडेंट्स आप लोग ये भी जानते हैं कि कैपेसिटर के केस में हम ये भी पढ़ चुके हैं दैट Q इज इक्वल टू CV। ठीक है ना, कैपेसिटर के लिए Q किसके बराबर होता है, चार्ज किसके बराबर होता है, CV, कैपेसिटेंस इनटू पोटेंशियल। तो स्टूडेंट्स जरा तवज्जो कीजिए, ये भी तो Q है, ये मैं Q की जगह ये पुट करता हूं तो ये फॉर्मूला आ जाएगा हाफ, आगे क्या Q है ना, चार्ज है, तो Q तो किसके बराबर है, CV, और ये क्या है V, तो ये स्टूडेंट्स बन जाएगा पोटेंशियल एनर्जी का एक और फॉर्मूला, हाफ CV स्क्वायर। नाउ स्टूडेंट्स ये दो फॉर्मूले हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी के हैं, ये वो एनर्जी है जो हमारे पास कैपेसिटर के अंदर स्टोर हो चुकी है। नाउ स्टूडेंट्स जरा तवज्जो कीजिए, इन दोनों फॉर्मूलों में खास बात क्या है, जरा ध्यान से देखिए। दोनों फॉर्मूलों में किसको हमने बेस बनाया हुआ है, पोटेंशियल को। ठीक है जी, यहां पर भी देखिए किसको बेस बनाया हुआ है, पोटेंशियल को। यानी कि हम कह सकते हैं कि ये जो दोनों फॉर्मूले हैं, ये दोनों फॉर्मूले एक्चुअली में वोल्टेज की या पोटेंशियल डिफरेंस की बुनियाद पर बनाए हुए हैं। लेकिन स्टूडेंट्स जरा इमेजिन करें, ये हमारे पास दोनों चार्ज प्लेट्स हैं, आपको मालूम है इनके दरमियान पोटेंशियल डिफरेंस है, लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से एक और चीज भी डेवलप हो जाती है जिसे हम कहते हैं इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी। तो पॉजिटिव से नेगेटिव प्लेट की तरफ आपको ये वेक्टर्स मैंने बनाने सिखाए थे, ये इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी है। अच्छा, लोग कहेंगे कि एनर्जी कहां स्टोर है, प्लेट्स के ऊपर जो चार्ज है वहां स्टोर है, लेकिन लोग ये भी कह सकते हैं कि एनर्जी जो है वो चार्ज प्लेट्स के दरमियान में जो जगह है ना, वहां इलेक्ट्रिक फील्ड की फॉर्म में स्टोर है। दोनों बातें दुरुस्त हैं, लेकिन अगर मैं दूसरी बात के लिहाज से देखूं तो अब मैं किस क्वांटिटी को अहमियत दे रहा हूं, इलेक्ट्रिक फील्ड को। तो इसलिए अब मुझे एक फॉर्मूला ऐसा भी डिराइव करना है जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड भी आए, क्योंकि यहां तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ही आ रहा है। तो स्टूडेंट्स उसके लिए मैं अब क्या करूंगा, एनर्जी निकालूंगा, दोबारा से फॉर्मूला एक नया, लेकिन किस फॉर्म में, इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ना जरा देखिए स्टूडेंट ध्यान से, अब उसके लिए क्या तरीकेकार है, बड़ा आसान है। हम लोगों ने एक फॉर्मूला पढ़ा था कि V इज इक्वल टू ED। ठीक है जी, ये पोटेंशियल ग्रेडियंट का फॉर्मूला था, अभी इसको डिस्कस नहीं करेंगे, हम लोगों ने पहले पढ़ा है। और C का फॉर्मूला किसी भी कैपेसिटर के लिए हम लोगों ने क्या पढ़ा था, किसी भी कैपेसिटर के लिए C था A एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R ओवर D। किसी भी मीडियम में अगर कैपेसिटर के दरमियान मीडियम हो तो फिर ये फॉर्मूला, ये दोनों फॉर्मूला जो है ना, ये V की वैल्यू यहां पुट करूंगा और ये C की वैल्यू यहां पुट करूंगा, तो फिर हमारे पास ये फॉर्मूला देखते हैं क्या आता है। तो ये फॉर्मूला अब ये वाली इक्वेशन लिख रहा हूं कि पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू हाफ C क्या है जी, A एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R ओवर D इंटू ये क्या है जी, V का स्क्वायर, और V क्या है, ED। नाउ स्टूडेंट्स आइए इसको सॉल्व करते हैं। तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या आ गया, हाफ A एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R ओवर D एज इट इज। ये E का स्क्वायर भी आ जाएगा और D का स्क्वायर भी आ जाएगा, तो E स्क्वायर D स्क्वायर। स्टूडेंट्स ये एक D से कैंसिल हो गया। फाइनल फॉर्मूला मैं आपके सामने लिखता हूं, ये है हाफ, अच्छा E स्क्वायर को पहले लिख रहा हूं, थोड़ा सा रीअरेंज कर रहा हूं, E स्क्वायर पहले, उसके बाद एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन R, ये A और ये D ये एंड पर लिख रहा हूं, उसकी वजह मैं भी आप लोगों को बताऊंगा। स्टूडेंट्स ये मेरे पास एक और फॉर्मूला रेडी है, और इस फॉर्मूला की खास बात यह है कि इस फॉर्मूला में हमने किसको ज्यादा अहमियत दी है, इलेक्ट्रिक फील्ड को। अभी तक हम किसको दे रहे थे अहमियत, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को। तो आपने देखा कि हमारे पास इस आर्टिकल में 3 फॉर्मूले इंपॉर्टेंट हैं। उन 3 फॉर्मूला में से जो पहले 2 फॉर्मूले हैं
वो हमारे पास पोटेंशियल पर बेस करते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स। और जो तीसरा फार्मूला है वो इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी बिटवीन द प्लेट्स पर डिपेंड करता है। अच्छा, इनके आंसर सेम आएंगे क्योंकि ये फार्मूला इसी से तो निकला है, लेकिन समटाइम्स हम डाटा के लिहाज से नया फार्मूला बना लेते हैं कि अगर मेरे पास इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी की वैल्यू दी हो तो फिर मैं इस फार्मूले में तो पुट नहीं कर सकता, तो मेरे पास इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी वाला एक और फार्मूला होना चाहिए। लेकिन स्टूडेंट्स, आर्टिकल यहां खत्म नहीं हुआ। ये सारे फार्मूले किसके लिए हैं? ये सारे फार्मूले एनर्जी के लिए। आप लोगों ने देखा ये पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी चल रही है, इसी तरह से ये भी हमारे पास एनर्जी चल रही है और ये भी हमारे पास एनर्जी चल रही है। लेकिन फिजिक्स में एक और टर्म भी है जिसे हम कहते हैं एनर्जी डेंसिटी। अब हम कैलकुलेट करेंगे एनर्जी डेंसिटी कैसे फाइंड आउट करनी है। स्टूडेंट्स, एनर्जी डेंसिटी जो है वो आसान अल्फाज में अगर मैं कहूं तो डेंसिटी का वर्ड तब आता है जब आप वॉल्यूम या एरिया से डिवाइड करते हैं। अगर 2 डायमेंशनल चीज है तो आप एरिया से डिवाइड करेंगे, अगर 3 डायमेंशनल चीज है तो आप वॉल्यूम से डिवाइड करेंगे। तो स्टूडेंट्स, एनर्जी डेंसिटी इस लिहाज से क्या हुई, इसको अगर मैं डिफाइन करूं तो इट इज नॉट टोटल एनर्जी। ये टोटल एनर्जी नहीं होती, इट इज एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम। तो एक वॉल्यूम में कितनी एनर्जी स्टोर होगी, इसे हम कहेंगे एनर्जी डेंसिटी। तो स्टूडेंट्स, एनर्जी डेंसिटी का फिर फॉर्मूला क्या बना? एनर्जी डेंसिटी इज इक्वल टू टोटल जो एनर्जी है पर यूनिट वॉल्यूम। तो ये हमारे पास फॉर्मूला बना एनर्जी डेंसिटी का। अब स्टूडेंट्स, एनर्जी तो टोटल फाइंड आउट कर चुके हैं, 3 फॉर्मूले भी हमने पढ़े पिछले बोर्ड पर, दिखाता हूं मैं आपको कि हमारे पास। तो ये एनर्जी के 3 फॉर्मूले मैंने आपको बताए। ये वाला जो फॉर्मूला है हाफ ई स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर इनटू एडी, ये फॉर्मूला मैं अभी आप लोगों के सामने यहां लिख देता हूं। तो ये एनर्जी है, तो एनर्जी, कैपेसिटर की एनर्जी कितनी थी जी? हाफ ई स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर ए डी। ये तो हो गया एनर्जी का फॉर्मूला। नीचे क्या आ रहा है जी? वॉल्यूम। तो वॉल्यूम को मैं एज इट इज लिख देता हूं। स्टूडेंट्स, अगर आप ध्यान से देखें तो ये जो मेरे पास एडी है ना, जिसको मैंने अलग करके लिखा हुआ था जानबूझकर, आइए इसका यूनिट देखते हैं आसान तरीके से। ए एरिया है, एरिया का यूनिट तो मीटर स्क्वायर होता है, मल्टीप्लाई कौन हो रहा है? डिस्टेंस, और डिस्टेंस का यूनिट तो मीटर होता है, और मीटर स्क्वायर इंटू मीटर, मीटर क्यूब बन जाता है। यानी कि मीटर क्यूब तो आप जानते हैं किसका यूनिट है? मीटर क्यूब तो एक्चुअली में खुद वॉल्यूम का यूनिट है। यानी कि ये जो एडी लिखा हुआ है दिख नहीं रहा, लेकिन अगर हम गौर करें तो ये क्या है? वॉल्यूम ही है। और ये बात आपने बड़ी जगहों पर पढ़नी है, इसको यहां पर आप लोग अच्छी तरह से डाइजेस्ट कर लें कि जो एरिया को डिस्टेंस से मल्टीप्लाई करें तो वॉल्यूम आ जाता है। यहां मैं आपको छोटा सा एक एक्सप्लेनेशन दे देता हूं ताकि आपको मसला ना हो। स्टूडेंट्स, एरिया को डिस्टेंस से मल्टीप्लाई करने से कैसे वॉल्यूम आ जाता है? देखें, सबसे पहले तो आप देखें कि वॉल्यूम और एरिया में फर्क क्या है। अगर मेरे पास एक 2D चीज हो, जैसे मेरे पास ये एक स्क्वायर है, तो मेरे पास ये एरिया रखता है। लेकिन अगर मैं इस स्क्वायर को तीसरे एक्सिस में मूव करवाऊं तो ये जो नई शेप बनेगी ये वॉल्यूम रखती है। मुझे कैसे पता चला ये वॉल्यूम रखती है? क्योंकि मैं इसके अंदर कोई चीज भर सकता हूं। जिस चीज का वॉल्यूम होगा उसके अंदर आप चीज भर सकते हैं। तो मैं इसके अंदर क्योंकि चीज भर सकता, तो मैं कहूंगा इसका वॉल्यूम है। बिल्कुल इसी तरह से स्टूडेंट्स ये भी याद रखिएगा कि हमारे पास ये एक सर्कल है, अब इसका एरिया है, लेकिन अगर मैं इस सर्कल को इसके एक्सिस पर रोटेट करूं तो ये जो नई शेप बनेगी ये मेरे पास एक स्फीयर है। अच्छा, इसका वॉल्यूम होगा क्योंकि एक 3D शेप है। अब मुझे कैसे पता चला इसका वॉल्यूम है? क्योंकि ये 3D शेप है, मैं इसके अंदर कुछ भर सकता हूं। तो स्टूडेंट्स, आप लोग देख रहे हैं कि हमारे पास अगर हम एरिया को 3rd डायमेंशन में ले जाएं तो हमारे पास वॉल्यूम आ जाता है। तो बिल्कुल इसी तरह से जब हम एरिया को 3rd डायमेंशन से मल्टीप्लाई करते हैं, यानी कि डिस्टेंस से मल्टीप्लाई करते हैं, तो हमारे पास वॉल्यूम आ जाता है। तो यहां पर आप देख रहे हैं कि एरिया इंटू डिस्टेंस क्या है? वॉल्यूम है। नाउ स्टूडेंट्स, मैं इस वॉल्यूम को इस एडी से कैंसिल कर सकता हूं, क्योंकि मैं कह रहा हूं ये एडी भी तो खुद वॉल्यूम ही है।
तो स्टूडेंट्स हमारे पास एनर्जी डेंसिटी का फॉर्मूला क्या आया? एनर्जी डेंसिटी का फॉर्मूला आया हाफ ई स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट और एप्सिलॉन आर। ये है स्टूडेंट्स हमारे पास एनर्जी डेंसिटी का फॉर्मूला। तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास आज का आर्टिकल था। आप लोगों ने देखा कि हम लोगों ने सबसे पहले तो ये समझा कि कैपेसिटर जो है वो एनर्जी कैसे स्टोर करते हैं, और फिर जो वो एनर्जी स्टोर कर लेते हैं अगर हमने फाइंड आउट करनी हो तो उसके लिए हमें क्या फॉर्मूले रिक्वायर हैं। तो स्टूडेंट्स ये था आज का लेक्चर। आपसे मुलाकात होगी हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।